हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और हम इस कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी लगभग जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में पहले थ्योरेटिकल मतलब रिटन एग्ज़ाम होता था, वो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम कराने के लिए बोल दिया है। तो जाहिर सी बात है, सभी स्टूडेंट बहुत परेशान हैं कि किस प्रकार से वो एग्ज़ाम देंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला। बिल्कुल घबराइए नहीं, हम उन सभी स्टूडेंट्स को भी लेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में पढ़ रहे हैं, और साथ में उन सभी स्टूडेंट्स को लेंगे जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं जीरो लेवल से और हाई मैक्सिमम लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो ईएस का भी स्टूडेंट्स यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को बिल्कुल अंत तक एकदम एक एक वीडियो को देखिए, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो पिछले वाले एग्जाम में आया गया। यदि पिछले वाला एग्जाम में आया गया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो श्योर मानिए कि आने वाला जो नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछअप होगा वो आपका सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला बीम। तो बीम देखिए, बीम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख लेते हैं कि बीम में फर्स्ट हम लोग एक बार माने हैं। सपोज कि एक ऐसा अवयव, देखिए यहाँ पर हम लोग एक काट माने हैं एक्स एक्स, इसमें x2, इसमें x3 है। एक प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक बार का मतलब होता है कि यदि इसका क्रॉस सेक्शन, यदि इसका क्रॉस सेक्शन प्रत्येक काट पर एक समान है, द क्रॉस सेक्शन एरिया इज सेम थ्रू आउट द लेंथ इज नोन इज द प्रिज्मेटिक बार। यदि पूरी लेंथ पर यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया समान है तो उसको एक समान काट वाली छड़ बोलते हैं जी। तो एक समान काट वाली छड़ को ही प्रिज्मेटिक बार बोलते हैं। तो प्रिज्मेटिक बार भी कोई पूछता है आपसे तो बताएंगे कि पूरी लंबाई पर उसकी काट यदि समान है तो उसको प्रिज्मेटिक बार बोलते हैं। चलो प्रिज्मेटिक बार तो समझ गए। तो हमने यहाँ पर फिगर एक दिया जिसका दोनों सिरा फिक्स है। इसमें बेसिक सोम में आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे जनरेट होता है। ईएस भी कम से कम 3-4 बार इस पे पूछा गया है, और हर बार ने इन्होंने क्या किया, कुछ अलग अलग तरीके, कभी पी है तो कहीं यहाँ पर अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन बनाया है। तो बिल्कुल आप इस पे भी हमारे बेसिक सोम का देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम बस यहाँ ये बताने वाले हैं कि बीम और बार में अंतर क्या, हम किस प्रकार से देखेंगे। यहाँ पर देखिए बीच में हम लोड लगाए हैं, पी लोड यहाँ पर बीच में लगाया गया है। पी यहाँ पर बीच में लोड लगाया गया है, ये एक तरीके का ओवरऑल। तो इसको हम लोग एक्सियल लोडेड मेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल लोडेड मेंबर। अच्छी लगाया जाने वाला अवयव, एक अवयव जिस पे अच्छी भार लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं कि एक छड़ है। तो छड़ मतलब क्या होगा? जिस पे हम लोग अच्छी भार लगाते हैं, अच्छी बल लगाते हैं। देखिए यहाँ पर एक इसी प्रकार का एक अवयव यहाँ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक एक्सियल लोड नहीं लगाए हैं, हम अक्ष के परपेंडिकुलर लोड लगाए हैं जिसका नाम है ट्रांसवर्स लोड। यहाँ पर कौन सा लोड है? लॉन्गिट्यूडनल लोड। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल अक्ष पर कार्य करता है। यहाँ पर कौन सा है? ट्रांसवर्स लोड। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल अक्ष है। लॉन्गिट्यूडनल अक्ष के यदि लंबवत जो लोड लगता है उसको ट्रांसवर्स लोड बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स लोड यहाँ पर हम दिखाए गए हैं। बीम हमारा एक प्रकार का स्ट्रक्चरल मेंबर है जो ट्रांसवर्स लोड को सपोर्ट देता है। आगे हम लोग यही डिफिनीशन लिखेंगे। तो यहाँ पर एक बीम है, बीम में दो प्रकार के लेंथ होता है। जो आपको दिखाई देता है उसको क्लियर स्पेन बोलते हैं, और जो आपका नहीं दिखाई देता, जो इफेक्ट डालता है, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन के बीच की दूरी को इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। सपोज आप अपने घर में ही देखना, दो पिलर के बीच में जो बीम आपको देख पाता है, आंखों से जो देख पा रहे हैं, जो आपका डिस्टेंस, वही आपका क्लियर स्पेन है। जो आपको नहीं दिखाई देता, जिसका इफेक्ट आपका बीम कॉलम पर पड़ता है, वही आपका इफेक्टिव लेंथ है। तो इफेक्टिव लेंथ, क्लियर स्पेन आप समझ गए होंगे, दो आपका लेंथ होता है। बीम में एक प्रॉपर्टी होता है कि इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन होता है वो लेटरल डायमेंशन के अपेक्षा बड़ा होता है, और उस पर जो लोड सपोर्ट करता है वो ट्रांसवर्स लोड सपोर्ट करता है। जैसा कि ये बीम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल मेंबर। देखिए यहाँ पर ये बीम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल मेंबर दैट कैरी द ट्रांसवर्स लोड दैट इज द परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल अक्ष। बीम एक प्रकार का स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसपे ट्रांसवर्स लोड सपोर्ट करता है, और जिस पे जो लोड लगता है वो लॉन्गिट्यूडनल अक्ष के लंबवत लगाया जाता है। हम हिंदी में इस वजह से भी बोल दे रहे हैं क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में हमारे डिप्लोमा भी स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि सर थोड़ा हिंदी में भी बताया करिए। तो बिल्कुल आपको भी हम ध्यान में रखेंगे, और हमारे ईएस और गेट वाले भी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ईएस और गेट वाले भी बीटेक करके ही जाते हैं। तो जाहिर सी बात हो, फील कर पाएंगे कि एक्चुअल में सोम क्या है, क्योंकि यदि वो यूपी बोर्ड से पढ़े रहते हैं तो। Due to this transverse load of beam are subjected to variable shear force and bending moment diagram. Due to this transverse load, बीम में ये जो ट्रांसवर्स लोड है बीम में वेरिएबल शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करता है। जनरली ये बीम द लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन इज मोर देन ट्रांसवर्स डायमेंशन। कभी ऑप्शनल पूछेगा तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। एनी बीम इज रिप्रेजेंट बाय द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस स्पेन सपोर्ट रिएक्शन
एनी बीम रिप्रेजेंट बाय द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस स्पैन सपोर्ट रिएक्शन एंड द लोड एक्टिंग ऑन द बीम। इतने तरीके से हम लोग जानते हैं। बीम रिप्रेजेंटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, स्पैन कितने, स्पैन का मतलब लंबाई, साथ में सपोर्ट रिएक्शन और साथ में लोड एक्टिंग ऑन द बीम। तो इतने तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बीम में। जैसे बीम है तो बीम में लंबाई कितना है, रिएक्शन क्या है ना, इस पे लोड किस किस प्रकार से लग रहा है, आदि आदि डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सभी को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लोड डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं बेसिक जब सोम पढ़ाते हैं तभी वहाँ पर लोड डिफाइन करते हैं कि 3 पार्ट में डिफाइन किया जाता है, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन और अकॉर्डिंग टू एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन में कंसंट्रेटेड लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ पर होता है। कंसंट्रेटेड लोड में कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड मोमेंट होता है। तो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड कहेंगे द इंटेंसिटी ऑफ लोड इज वेरी स्मॉल, द इंटेंसिटी ऑफ द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज द वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ द बीम इज नोन एज द कंसंट्रेटेड लोड। मतलब यदि भार की तीव्रता पूरी लंबाई पर बहुत ही छोटे एरिया पर यानी बहुत छोटे लंबाई पर कार्य करे तो उसको हम लोग पॉइंट लोड मानते हैं। और कंसंट्रेटेड मोमेंट भी वही काम है कि बहुत छोटी सी लंबाई पर एरिया यदि इसको मानते हैं, मतलब इसको हम बिंदु मोमेंट बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट लोड करना, और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड भी हो सकता है। लेकिन इसको समझने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यदि भार की तीव्रता पूरी लंबाई पर बदल रही हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। तो भार की तीव्रता पूरी लंबाई पर इफ द इंटेंसिटी ऑफ लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यदि भार की तीव्रता पूरी लंबाई पर बदल रहा हो तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। इसको देखो फिगर में हम लोग एक एक के विषय में डिस्कस किया गया है। पहला कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, द लोड इज द डिस्ट्रीब्यूटेड ए वेरी स्मॉल एरिया एंड कंसीडर एक्ट एट ए पॉइंट, मतलब बहुत छोटे से एरिया पर कार्य कर रहा है, बहुत छोटे से लंबाई पर कार्य कर रहा है, जिसको हम लोग एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कंसंट्रेटेड मोमेंट पॉइंट लोड कहते हैं। मोमेंट इज कंसीडर एक्ट ए पॉइंट, मोमेंट को भी यदि हम लोग एक पॉइंट पर मानते हैं तो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड मोमेंट कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, द लोड इंटेंसिटी इज द डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंसिडरेबल लेंथ। यदि कुछ कंसिडरेबल लेंथ के ऊपर हम लोग लोड के डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यदि लोड इंटेंसिटी इज नॉट कंसीडर थ्रू आउट द कंसिडरेबल लेंथ, द लोड इंटेंसिटी इज नॉट कंसीडर the load intensity is not considered throughout the considerable length। यहाँ पर देखिए एक लोड जो फिगर दिखाया गया है एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, केवल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे जा रहा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। भार की तीव्रता हर जगह बदल रहा है, हर जगह यहाँ पर बदल रहा है। तो इस यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, भार की तीव्रता देख रहे हैं सभी जगह क्या है, एकदम समान है, देख रहे हैं समान है। यदि 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर है तो 10 किलो। द लोड इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंसिडरेबल लेंथ। कंसिडरेबल लेंथ का मतलब कुछ लंबाई पर यदि भार की तीव्रता एक समान रूप से वितरित है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि यूडीएल लोड है। द लोड इंटेंसिटी इज द कांस्टेंट थ्रू आउट द कंसिडरेबल लेंथ। भार की जो तीव्रता है पूरी लंबाई पर कांस्टेंट होता है यूडीएल के लिए। देखो ये सब कहीं मिलता नहीं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने लैंग्वेज में अच्छे से। तो बिल्कुल हमने जो बताया था कि आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे मिस हो जाए, नहीं लगा पाए। यदि आप यहीं को अपने राइट में करके अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव हो जाएगा। द लोड इंटेंसिटी इज द कंस्टेंट थ्रू आउट द कंसिडरेबल लेंथ। पूरी लंबाई पर लोड की जो तीव्रता है, भार की तीव्रता है, वो कांस्टेंट है। किसके केस में, यूडीएल के। इट्स यूनिट इज किलो न्यूटन प्रति मीटर, ये आपका आता है। यूडीएम क्या होता है, द मोमेंट इंटेंसिटी इज द डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंसिडरेबल लेंथ। मोमेंट की जो तीव्रता है वो कंसिडरेबल लेंथ पर एक समान वितरित है तो उसको हम लोग यूडीएम मोमेंट कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट कहते हैं। इट्स यूनिट किलो न्यूटन मीटर प्रति मीटर है। ध्यान देंगे किलो न्यूटन मीटर प्रति मीटर, कभी कभी यूडीएम के यूनिट पूछा जाता है तो घबराइएगा नहीं, न्यूटन मीटर प्रति मीटर होता है। यूवीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। यदि भार की तीव्रता लंबाई पर एक समान रूप से बदल रहा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं यूवीएल लोड। द लोड इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली वैरिंग थ्रू आउट द कंसिडरेबल लेंथ।
द लोड इंटेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पर भी भार की तीव्रता पूरी लंबाई पर कांस्टेंट नहीं होता है। यूवीएल और यूडीएल में यही अंतर होता है, भार की तीव्रता पूरी लंबाई पर यूडीएल में कांस्टेंट होता है और यूवीएल में कांस्टेंट नहीं होता है, उसका हर एक लेंथ पर भार की तीव्रता एक ही रहता है, यहाँ पर एक समान रूप से बढ़ता और घटता है। नेक्स्ट यदि आप देखा जाए तो हमने एक ऐसा फिगर दिखाया हूँ जिसमें बहुत सारे लोड लगा है। देखिए पॉइंट लोड लगा है, यहाँ पर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है, चाहे आप ये नीचे वाला ऐसे लगाइए, चाहे आपका कुछ इस प्रकार से लगाया गया है। कंसंट्रेटेड मोमेंट हमारा हर एक पॉइंट मोमेंट दिखाया गया है, चाहे हम लोग इस प्रकार से मोमेंट लगा दे जो ये वाला दिया गया है, चाहे आप ऐसे घुमा घुमा के लगाएंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट मतलब कुछ लंबाई पर हम लोग मोमेंट लगाएं। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड चाहे इस प्रकार से लगाया जा सकता है। तो ओवरऑल ये फिगर इस प्रकार से है कि इतने प्रकार से आप लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींच सकते हैं और इतने प्रकार का लोडिंग हो सकता है। और आप इतना मान लीजिए कि जब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे तो ओवरऑल इन फिगर का ही आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींच सकते हैं एकदम आराम से एक एक चीज़ को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो कहते हैं कि किसी भी यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में बदलने के लिए आप कहते हैं कि सर कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू एल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है रट जाते हैं, लेकिन रटने वाला यहाँ कार्य नहीं करेंगे, चूँकि आप मैकेनिक्स में पढ़े हैं भाई, मैकेनिक्स में आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पढ़े हैं। बिल्कुल हमारा जो भार जो यूडीएल लोड है होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, ये देख रहे हैं पूरा एक आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर होता है, देख रहे हैं ना यार रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होगा, ये लेंथ होगा इंटू ये जो हाइट है, तो हाइट कितना है स्मॉल w, लेंथ कितना है l, तो w इंटू एल इसकी जो एरिया हो जाएगी रेक्टेंगुलर का। और एरिया कहाँ कार्य करेगा, सेंट्रॉइड पर। तो सेंट्रॉइड पर कहाँ कार्य करता है, जाहिर सी बात है एक रेक्टेंगुलर के कटान पॉइंट पर सेंट्रॉइड पर ये कार्य करेगा w इंटू एल। तो यहाँ से देखेंगे तो ए पॉइंट यदि इसको माना जाए, इसको बी पॉइंट माना जाए, तो ए पॉइंट से कितने दूरी पर l/2, बी पॉइंट से कितना दूरी पर l/2, कितना लोड लगेगा w इंटू एल। तो यहाँ जो लोड लगेगा वो कैपिटल W लोड लगेगा। तो जाहिर सी बात है भार का शेप कैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल भार का शेप कैसा है, तो भाई भार का शेप ट्रायंगुलर लोडिंग है। तो उसके लिए हम लोग एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का और उसके सेंट्राइड पर लगा देंगे, जितना एरिया होगा वहीं आपका कैपिटल W होगा। यहाँ पर रेक्टेंगुलर है शेप लोडिंग है, मतलब यूडीएल लोड को रेक्टेंगुलर लोडिंग कहते हैं, यूवीएल लोड को ट्रायंगुलर लोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर लोडिंग है तो रेक्टेंगुलर का एरिया निकालिए और यहाँ पर सेंट्राइड पर लगा दीजिए, जितना एरिया होगा वहीं आपका कैपिटल W होगा। तो यही कैपिटल W इक्वल टू W इंटू एल। तो रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर तो भार का शेप जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से हम लोग वहाँ पर निकालेंगे कैपिटल W। नेक्स्ट यदि देखा जाए, देख रहे हैं इक्विवेलेंट लोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। इक्विवेलेंट लोड इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। हम लोग इक्विवेलेंट लोड जब भी निकालना होगा तो एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम करेंगे। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए इक्विवेलेंट लोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डायग्राम। फॉर यूवीएल लोड के लिए इक्विवेलेंट लोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। नोट में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट लोड आर हेल्प टू डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन। इक्विवेलेंट लोड हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग आगे जब रिएक्शन निकालेंगे उस समय आपको ज़रूरत पड़ेगा इक्विवेलेंट लोड निकालने के लिए, और रिएक्शन निकालेंगे तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी जब खींचेंगे तो वहाँ पर भी आपको कैपिटल लोड की कैपिटल W की आवश्यकता पड़ेगा। तो आप हमको यही हम ये समझते हैं कि आप सभी लोग किसी भी प्रकार का आपको यदि फिगर मिल जाए जिसका आप यूडीएल लोड दिया है उसको कैपिटल W में बदल लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारे मैं यहाँ पर दिखा दिया हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको फिगर मिलेगा, लेकिन मैं इस फिगर को अच्छा नहीं मानता इसलिए हम यहाँ पर बनाए हैं कि ये हैं ये बी हैं, और यहाँ पर एक प्रकार का हम यूडीएल लोड लगा दे। देख रहे हैं इस फिगर को हम लोग ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या दिया है, ये नहीं दे, लेकिन यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये रेक्टेंगुलर लोडिंग है। तो भाई रेक्टेंगुलर लोडिंग है तो इसका एरिया निकाल लीजिए और एरिया इसके सेंट्राइड पर लगा दीजिए। तो एरिया निकाला गया है तो W इंटू एल आया और ये सेंट्राइड पर लगेगा तो यहाँ पर सेंट्राइड पर लगा दिया गया। कितने दूरी पर लगेगा, ए से हमारा a प्लस l/2, देख रहे हैं ना, ए से a प्लस l/2, बी से कितना लगेगा ए बी प्लस l/2, बी प्लस l/2। तो हम लोग यहाँ डिस्टेंस भी निकाल लिए सेंट्राइड का कि हर इंड सिरे से सेंट्राइड का डिस्टेंस क्या होगा। सिमिलरली देखिए ट्रायंगुलर लोडिंग है, ट्रायंगल इसका एरिया सभी लोग जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना है l है, हाइट कितना है W है। W इक्वल टू एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बी इंटू एच है, 1/2 एल इंटू W है, और यही एरिया हमारा इक्विवेलेंट लोड कैपिटल W होगा, W L/2 होगा। कहाँ लगेगा, सेंट्राइड पर। अब इसका सेंट्राइड आपको मैकेनिक्स में पता होगा,
यहाँ ए सिरे से 2/3, बी सिरे से 1/3। तो देखिए यहाँ 2/3 एल दूरी पर लगेगा और बी से कितना लगेगा, L/3 डिस्टेंस पर। तो ये आपका ट्रायंगुलर लोडिंग है। तो आप इस वाले फिगर को इग्नोर कर देंगे। जब भी यूडीएल आपको लोड लगाना होगा तो समझ जाएंगे कि वो ट्रायंगुलर लोडिंग है। ट्रायंगुलर में हर जगह भार की तीव्रता वितरित कर दीजिए। तो उसमें आपके क्या करेंगे कि जब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बताएंगे तो आप कंफ्यूज कम होंगे। तो हमको लगता है कि ये स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से हमने फिगर आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, समद्विबाहु जिसको त्रिभुज बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से एक बार हमारा यूडीएल बढ़ रहा है, यूवीएल बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ एरिया निकालेंगे, 1/2 बेस कितना है, यल है, हाइट कितना है, डब्ल्यू है। ये आपका एरिया कहाँ लगेगा, इसके सेंट्राइड पर। इसके सेंट्राइड कहाँ होगा, यही होगा, जैसे x बार इक्वल टू L/2 इधर से, L/2 इधर से। तो आप समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंट लोड हम लोग निकाल सकते हैं कैसे। हम लोग लोडिंग डायग्राम का एरिया निकालेंगे और एरिया ही इक्विवेलेंट लोड कहलाता है। कहाँ कार्य करेगा, सेंट्राइड पर कार्य करेगा। सेंट्राइड कैसे निकालते हैं, मैकेनिक्स अकॉर्डिंग वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ लागू होता है। यहाँ पर भी देख लीजिए थोड़ा सा एक फिगर में, यहाँ पर 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर है, यहाँ 20 किलोमीटर प्रति मीटर है। आप चाहे तो एक काम करेंगे, इसको हम आगे बढ़ा देंगे, इसको यहाँ तक बढ़ा दीजिए। तो ये फिगर एक पूरा ए बन जाएगा, बचेगा ए वाला। एक लड़का क्या करता है, सपोज कि इसको बस यहाँ तक बढ़ा के एक ए वाला बना देता है। तो ए वाला अलग हो जाएगा, ए वाला अलग पूरा फिगर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से 10 का पूरा यहाँ बनाया गया, 10 का इधर बना दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ 4 हैं और 3 है, 4 3 7 हो गया, 7 इधर हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा। और 70 आएगा तो किसके सेंट्राइड पर कार्य करेगा, इस पूरे के सेंट्राइड पर। पूरा कितना है, 7 है, 7 का आधा कितना हो 3.5, इधर से कितना 3.5 पर 70 आएगा। बचेगा कितना 20, सॉरी ये 10 बच रहा है। 10 इंटू कितना डिस्टेंस है, 3 का, तो 3 आपका ए हो गया, 10 ऊपर हो गया, 10 इंटू 3 30 हो गया। 30 कितने दूरी पर लगेगा, 3 का आधा दूरी पर, तो 1.5 डिस्टेंस पर आपका 30 का लगेगा। ये आपका कन्वर्ट हो गया इस फिगर में। कभी कभी इसका एसएफडी बीएमडी डायग्राम खींचने के लिए यदि आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फिगर को इसमें बदलेंगे। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, इस फिगर का तो शियर फोर्स बेंडिंग में डायग्राम बना लेंगे, लेकिन ऐसा आ जाएगा तो उसको कन्वर्ट नहीं करने आता है और ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, हम बेसिक से पढ़ाते हैं। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इतना हम बता देंगे कि आप कोई भी न्यूमेरिकल आप नहीं फंसेगा बिल्कुल। अब इस फिगर को इस फिगर में एक लड़का कन्वर्ट कर दिया। दूसरा क्या करता है, देखिए कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। यदि हम चाहे तो सिर्फ 10 को यहाँ ले ले, ये 4 है या 10 है, 10 चौक कितना होगा 40। हम लोग 2 mm पर 40 लोड लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा। ये पूरा कितना है, पूरा आपका 20 है, 20 इंटू 3, 3 दूना 60 का लगाएंगे 1.5 पर। तो 1.5 पर 60 लगा देंगे, आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए 1.5 पर 60 लगा दिए, इधर से 2 पर 40 लगा दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका फिगर बदल जाएगा। तो चाहे आप इसको बनाइए चाहे आप इसको बनाइए, दोनों ही सही हैं। दोनों के केस में आप यहाँ का रिएक्शन निकाल सकते हैं। कभी कभी इसका रिएक्शन निकालने के लिए आता है, कभी कभी आपका ऑप्शनल क्वेश्चन में डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन इतना दे दिया और आप घबरा जाएंगे और निकाल नहीं पाएंगे। बिल्कुल घबराइए ना जी, आपके पास एकदम जेन्युइन कॉन्सेप्ट है और आप एकदम ऐसा नहीं कि रटे रटाया है। आप कोई लड़का इस प्रकार से फिगर में कन्वर्ट करेगा, कोई इस प्रकार में, दोनों का सही है और दोनों से जो रिएक्शन निकालेंगे वो सेम आएगा। तो चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से सपोज आपका फिगर आ गया, ये 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर है और इधर 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर है। आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, या सपोर्ट रिएक्शन अभी मत निकालिए, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट लोड निकालना है। इक्विवेलेंट लोड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो इसको हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी डिटरमाइन करेंगे आगे चल के। आप इसको पहले एक रेक्टेंगल में बना दीजिए। रेक्टेंगल बना दिए हमने, ये ऊपर रेक्टेंगुलर बना दिया और बाकी बचा हुआ एक ट्रायंगल बना दिया। हम बता दें कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम खींचते हैं तो बहुत छोटे छोटे फिगर में, बहुत छोटे छोटे फिगर में तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद जोड़ देते हैं, एकदम आसान हो जाता है। बहुत बड़े से बड़े फिगर को आप छोटे छोटे फिगर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ओवरऑल ये आपका रेक्टेंगुलर है, ये आपका ट्रायंगल है। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया गया, देखिए कितना निकालेंगे, पूरा 10 है और ऊपर भी 10 है। तो 10 इंटू 10 यानी 10 इंटू 10 100 किलो न्यूटन आ जाएगा। 100 किलो न्यूटन कितने पर लगेगा, 5 पर लगेगा। तो ओवरऑल 5 पर लगा दिया गया। नेक्स्ट यदि हम लोग इधर से 5 इधर से 5, चूँकि ये रेक्टेंगुलर है तो जाहिर सी बात है 5 इधर से तो 5 इधर से। सिमिलरली अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करेंगे, बेस कितना है 10 और ये कितना हाइट कितना है 10।
तो 1/2 10 इंटू 10 इसको निकालेंगे तो इक्विवेलेंट लोड आएगा। देखिए यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है वो 50 आया है, तो 50 यहाँ किलो न्यूटन लगेगा। लेकिन कितने दूरी पर लगेगा, तो एक तरफ से 2/3 L, तो 2/3 L कितना है 10 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा, तो यहाँ से 20/3, यहाँ से 10 यहाँ पर कुछ 3 आया है या 5, जितना भी आप सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से आएगा, 10/3 और 20/3 इस प्रकार से आता है। तो अब आपका ये दो फिगर बन गया। अब आप चाहे तो इसको आप एक में कन्वर्ट कर लीजिए। एक में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 5 पर आप लगाएंगे 100 किलो न्यूटन का और यहाँ से 20/3 पर लगाएंगे 50 किलो न्यूटन का। अब आप रिएक्शन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। RA + RB रिएक्शन निकालने हम बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट लोड हम निकालने का बता रहे हैं यहाँ पर। तो आप सभी लोग, हमको लगता है कि इक्विवेलेंट लोड निकाल लेंगे। किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लेक्स फिगर आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस फिगर का आप पहले एरिया निकालेंगे और एरिया उसके सेंट्राइड पर लगा देंगे। उस सेंट्राइड से डिस्टेंस एक सिरे से निकाल लेंगे, दूसरे सिरे से निकाल लेंगे और वो कॉन्सेप्ट मैकेनिक्स वाला लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सपोर्ट रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट होता है क्या, आप ये जान लीजिए। सपोर्ट देखिए क्या होता है, जैसे सपोज कि हम लोग कहीं पर, सपोज कि आप खड़े होते हैं ज़मीन पर, तो ज़मीन पर एक रिएक्शन लगता है जिसकी वजह से आप वहाँ पर रुके रहते हैं। यदि सपोर्ट रिएक्शन 0 हो जाएगा तो आप नीचे जाना प्रारंभ कर देंगे। तो नीचे नहीं जान रहे, मतलब उसमें तलवे पर आपका एक रिएक्शन कार्य कर रहा है। यहाँ पर सपोर्ट का मतलब जाहिर सी बात है कि यदि सपोज कि कोई भी अवयव रखा गया है, यदि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप ले जाना चाह रहे हैं, यदि नहीं जा रहा है तो समझ लीजिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आ रहा है। यदि आप ऊपर ले जाना चाह रहे हैं और ऊपर नहीं जा रहा है तो समझ जाएंगे कि उस पर ऊपर एक रिएक्शन कार्य कर रहा है। ऊपर एक रिएक्शन कार्य कर रहा है, मतलब एक तरीके से यदि नीचे ले जाना चाह रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नीचे से एक रिएक्शन कार्य करेगा। तो ये आपका रोलर सपोर्ट होता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हिंज सपोर्ट होता है, हिंज अथवा पॉइंट सपोर्ट होता है। फिक्स, जिसको बिल्ड अप सपोर्ट बोलते हैं। इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट, डबल रोलर सपोर्ट बोला जाता है। तो रोलर सपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या होता है। रोलर में पहला हम लोग ऐसे बनाए हैं, देखिए इस फिगर को। पहला एक लिखे ट्रांसलेशन, ये हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेशन, और ये रोटेशन है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना। एक्स दिशा में विस्थापित यदि हो जाएगा तो एक्स दिशा में कोई रिएक्शन नहीं आएगा। यदि वाई दिशा में विस्थापित हो जाता है तो वाई डायरेक्शन में कोई रोटेशन नहीं आता है। यदि अपने स्थान पर घूम जाता है तो भी वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा। यदि एक्स दिशा में विस्थापित नहीं हो पाता है तो एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन आता है। यदि वाई डायरेक्शन में विस्थापित नहीं हो पाता है तो वाई डायरेक्शन में रिएक्शन आता है। यदि अपने स्थान पर वो नहीं घूम पाता है तो इस वजह से उस घुमाव के द्वारा भी उसमें रिएक्शन आता है। तो समझ गए होंगे कि जिस डायरेक्शन में यदि वो मूव नहीं होता है उस डायरेक्शन में आपका रिएक्शन आता है। तो रिएक्शन का मतलब रेजिस्टेंस हमारा होना चाहिए। तो जैसे रोलर है तो एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में रोलर आपका फ्री है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है फ्री, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा। वाई डायरेक्शन में आपका नहीं, वर्टिकल में यदि हम उसको सपोर्ट दिया जा सकता है, मतलब वर्टिकल में यदि हम लोग यदि उसको नीचे की तरफ दबाएं तो नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक सही का निशान है, मतलब यहाँ पर रिएक्शन आएगा। वो अपने स्थान पर घूम सकता है, फ्री है, तो ओवरऑल यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो इसमें कितने रिएक्शन आएगा, सिर्फ एक रिएक्शन आएगा। देखिए एक सही का निशान लगाए हैं, आर वाई बस आएगा, दैट इज द वर्टिकल रिएक्शन। नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, वन। मीन्स रोलर सपोर्ट में सिर्फ कितने रिएक्शन, वन रिएक्शन होगा। क्यों, क्योंकि एक्स दिशा में फ्री है और रोटेशन भी फ्री है और सिर्फ वाई डायरेक्शन में आपका फिक्स किया गया। दूसरा है हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट अथवा पिन सपोर्ट का क्या होता है, हिंज मतलब बंधा हुआ, जैसे दरवाजा है कब्जे से बंधा है तो उसको ऊपर ले जाइए नहीं जाएगा, बगल में हॉरिजॉन्टल ले जाइए नहीं जाएगा, लेकिन अपने स्थान को घुमाइए घूम जाएगा। तो कह रहा है कि न जाने ट्रांसलेशन एक्स डायरेक्शन में फिक्स है, मतलब नहीं आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, वाई डायरेक्शन में भी नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे, तो यहाँ दोनों में रिएक्शन आएगा। लेकिन अपने स्थान पर घुमा सकते हैं हिंज में तो बिल्कुल यहाँ पर रिएक्शन नहीं आएगा। तो आर एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, आर वाई मतलब वर्टिकल रिएक्शन, और यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमने दिखाया है आर एक्स और आर वाई। फिक्स अथवा बिल्डअप सपोर्ट कितना होता है, फिक्स सपोर्ट में हम लोग यहाँ पर दिखाए हैं। देखिए यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है, बिल्डअप सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट में देखिए न तो एक्स डायरेक्शन में आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, न तो वाई में, न तो घुमा पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर तीनों आएगा, आर एक्स इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, आर वाई इक्वल टू वर्टिकल रिएक्शन, और M1 यहाँ पर एक रोटेशनल रिएक्शन आएगा जिसको रोटेशनल मोमेंट बोलते हैं, मोमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो जब भी यदि
घूम जा रहा है अपने स्थान पर तब तो मोमेंट नहीं आएगा, लेकिन यदि नहीं घूम रहा है तो वहाँ पर मोमेंट रिएक्शन आएगा। तो फिक्स सपोर्ट पर इस प्रकार से आएगा। इंक्लाइंड रोलर में देखिए क्या होता है, इंक्लाइंड रोलर में आपका एक तरीके से इंक्लाइंड है, देख रहे हैं इंक्लाइंड में आपका एक तरीके का हम लोग बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में, यानी कि दो डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर दो रिएक्शन आ जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वाले को भी सपोर्ट करेगा, वर्टिकल वाले को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन आएंगे, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट में। याद रखिएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछता है, इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट में आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रिएक्शन क्रिएट होता है, मतलब वो दोनों लोड को सपोर्ट करेगा। यदि रोलर सपोर्ट इंक्लाइंड है, वहाँ पर दो रिएक्शन कार्य करेगा, आर एक्स और आर वाई। डबल रोलर सपोर्ट में, डबल रोलर सपोर्ट में सिर्फ व सिर्फ आपका रोटेशनल आपका एक तरीके से वाई डायरेक्शन में फिक्स रहता है और रोटेशन फिक्स रहता है। बाकी एक्स डायरेक्शन में इसको मूव कराया जा सकता है। ये देख रहे हैं फिगर, एक्स डायरेक्शन मूव कर सकता है, वाई में नहीं जा सकता और अपने स्थान पर घूम भी नहीं सकता है। तो इसको बोलते हैं डबल रोलर सपोर्ट। डबल रोलर सपोर्ट में एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है, वाई और रोटेशन में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बीम कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम में आप सिंपल सा दो प्रकार का बीम होता है। हालांकि ये आपका कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपका डिप्लोमा डिवीजन वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम सिलेबस है, लेकिन फिर भी यदि आप इतना पढ़ लिए होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको भी आएगा तो आप नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं सॉल्व कर पाइए। तो जाहिर सी बात है, आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आगे भी आपका काम आएगा। हम उस सभी स्टूडेंट्स के लिए जो डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए भी ये बताना चाह रहा हूँ कि आप वीडियो को बहुत अच्छे से केयरफुल्ली नोट्स बना के पढ़िए और आगे ये वीडियो बहुत अच्छा काम आने वाला है जब आप कंपटीशन में देंगे तब पर भी। टाइप्स ऑफ बीम में बीम दो प्रकार का, स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम दो प्रकार का होता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम होगा कब होगा, इसके लिए भी कंडीशन है, लेकिन पहले हम लोग इसके विषय में देखते हैं कि कौन कौन से बीम आता है। पहला आता है सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरा कैंटिलीवर बीम, तीसरा ओवर हैंगिंग बीम। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट का बीम मतलब स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, देखिए ओवर हैंगिंग बीम में वन साइडर और बोथ साइडर होता है, हम बताएंगे। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट में आता है प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम, PROPED, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम, फिक्स बीम और कैंटिन्यूअस बीम। ये आपका इनडिटर्मिनेट बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, इट इज द बीम बोथ एंड इज फ्रीली सपोर्टेड, मतलब एक सिरा हिंज हो, दूसरा सिरा आपका रोलर हो। ये क्यों होता है आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कैंटिलीवर बीम वन एंड इज फिक्स अदर एंड इज फ्री, आपका ये कैंटिलीवर बीम होता है। बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट देखने के लिए, आगे कंटिन्यूस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और भी दोस्तों को शेयर कर लेंगे, शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को बेनिफिट हो सके। बाकी वीडियो के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।